नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद के में। इस क्लास में हम फिर से आपके सामने हाजिर हैं 8th क्लास हिंदी का अगला टॉपिक लेकर के। इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे आपका चौथा अध्याय दीवानों की हस्ती। भगवती चरण वर्मा द्वारा रचित एक छोटी सी कविता है, देशभक्ति से ओतप्रोत कविता है, जिसमें देश पर आज़ादी या हमारी देश की आज़ादी है, देश के लिए जान देने वाले, शहीद होने वाले, बलिदान देने वाले वीर शहीदों के ऊपर ये छोटी सी कविता है। किस तरीके से उनको दीवानों की संज्ञा दी गई है और वो मस्ती के साथ अपने जीवन का बलिदान दे देते हैं। तो उस कविता के पूरे सरलार्थ हम पढ़ चुके हैं पिछली वीडियो के अंदर। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ पिछली वीडियो ज़रूर देखें, इसको एक बार ज़रूर पढ़ें आप लोग, इसका सरलार्थ, इसका अर्थ समझने की कोशिश ज़रूर करें। इस वीडियो में हम बात करेंगे इसी कविता यानी दीवानों की हस्ती जो आपकी कविता है उसके अभ्यास के प्रश्न उत्तर और अन्य जो महत्वपूर्ण मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है उनकी हम बात करेंगे। बिल्कुल छोटी सी कविता है तो जाहिर सी बात है कि इसके प्रश्न भी बहुत छोटे होंगे, कम बनते होंगे। तो आपके लिए हर एक लेसन ज़रूरी है, भले ही आप उसमें क्वेश्चन छोटे याद कर लें या कम याद कर लें, लेकिन उस पाठ को पढ़ना, उस कविता को पढ़ना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। इसमें हम पहला क्वेश्चन करेंगे। अभ्यास का जो प्रश्न है आपका इसी कविता पर आधारित प्रश्न है और कविता से बिल्कुल ये सारे क्वेश्चन रिलेट करते हैं। कोई भी ऐसी बात नहीं है जो आपने पिछली वीडियो में या कविता में नहीं पढ़ी हो या ना सुनी हो। तो अगर आपने वीडियो अच्छे से सुनी है, उसका अर्थ आपको समझ में आ गया है, तो आपको क्वेश्चन आंसर समझने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी, ये मेरा आपसे वादा है। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, देखिए जो भी क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे पढ़ करके इसका अर्थ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उसको आपको नोटबुक में ज़रूर लिखना है, क्योंकि अगर आप लिखने का अभ्यास नहीं करोगे तो आपकी जो याद करने की क्षमता है वो भी धीरे धीरे कम हो जाएगी। जो बच्चा लिखता है और लिख करके अपने प्रश्न को खुद याद करता है उसकी याददाश्त लंबे समय तक रहती है और वो कभी अपने याद किए हुए, अपने लिखे हुए प्रश्न को कभी नहीं भूलता। लेकिन जैसे आप वीडियो में सुन रहे हो, इसको एक बार पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगा, सुनोगे तो याद हो जाएगा, लेकिन आपने इस क्वेश्चन को लिख लिया और लिख करके फिर इसको अच्छे से दोबारा याद कर लिया तो आप इसको एग्ज़ाम तक इसको भूल नहीं पाओगे। जब लास्ट में आपका एग्ज़ाम होगा, फाइनल आपके पेपर होंगे, तब आपको इसको रिवीजन की ज़रूरत पड़ेगी, वो आप अच्छे से कर सकते हो। तो लिखना ज़रूर आपको नोटबुक में, आपके खुद के नोट्स आपको बनाने हैं, सुंदर लिखाई में आपको लेखन कार्य ज़रूर करना है। तो जो बच्चा लेखन कार्य से रूटीन में जुड़ा रहता है उसको परीक्षा के दौरान बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। आपने अक्सर देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे वार्षिक परीक्षाओं में अच्छे अंक नहीं ले पाते, तो वो वही बच्चे होते हैं जो लिखने का अभ्यास नहीं करते। ठीक है, तो आप लोग मेरी बात से सहमत होंगे और आप लोगों ने ऐसा पहले भी किया होगा और इस बार भी आप यही काम करोगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, कवि ने अपने आने को उल्लास और जाने को आंसू बनकर बह जाना क्यों कहा है? जैसा कि हमने वीडियो में सुना था और देखा भी था कि दीवाने कौन है? इस देश पर मर मिटने वाले शहीद लोग, जिन्होंने या ऐसे व्यक्ति जिन्होंने अपना सब कुछ इस देश को आज़ाद कराने में अपना गंवा दिया। तो ऐसे लोग कहते हैं अपने आने को उल्लास, यानी जब आते हैं तो कहते हैं हमारे साथ खुशियाँ आई हैं, हमारे साथ पूरा आलम है वो खुशियों से भर गया है, और जब जाने की बारी आती है तो आंसू बनकर बह जाना, ये सब संज्ञा कवि ने क्यों दी है? तो कवि का मत है, मत का मतलब विचार है कि जब वह अपने सगे संबंधियों को मिलने आता है तो सब लोग प्रसन्न हो जाते हैं, यानी उनके आने से सब लोग, सारे वातावरण में खुशियाँ छा जाती हैं, सबके जीवन में उल्लास छा जाता है। उल्लास का मतलब खुशियाँ। किंतु जब वह जाने लगता है तो खुशियाँ आंसू बनकर बहने लगती है। उसके जाने का दुख होता है, किंतु क्रांतिकारियों, स्वतंत्रता सेनानियों का एक निश्चित मार्ग होता है जिस पर उन्हें अवश्य बढ़ना होता है। यानी जब उनका जाने का समय होता है अपनी मंजिल पर, अपनी ड्यूटी पर, तो हम ये नहीं कह सकते आप मत जाइए, क्योंकि उनका जो परिवार है वो केवल हमारा परिवार नहीं है बल्कि पूरा देश उनका इंतज़ार कर रहा है। उनको देश की सुरक्षा करनी है, वो अपनी परिवार की सुरक्षा बाद में सोचते हैं लेकिन पहले अपने देश की सुरक्षा के बारे में सोचते हैं। तो ऐसे क्रांतिकारी, ऐसे वीर जो हमारे देश के सेनानी हैं उनको बार बार सत सत नमन। दूसरा प्रश्न है हमारा, भिखमंगों की दुनिया में बेरोक प्यार लुटाने वाले कवि ऐसा क्यों कहता है कि वह अपने हृदय पर असफलताओं का निशान भार की तरह लेकर जा रहा है? क्या वह निराश है या प्रसन्न है? देखिए, हमने कविता में पढ़ा था कि बार बार
दीवानों की जो हस्ती है उसके माध्यम से कवि ने बताया है कि वो लगातार इस दुनिया से हमें संदेश दे रहे हैं कि हमें प्यार मोहब्बत से प्रेम पूर्वक एक दूसरे के साथ सुख दर्द बांटना चाहिए और दुख की घड़ी में एक दूसरे का साथ देना चाहिए। लेकिन इस दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जो लगातार भिखारीपन का भाव है वो दर्शाते हैं, यानी सिर्फ लेना जानते हैं, उनके पास देने के लिए कुछ नहीं है। तो वहाँ से ये लाइन उठाई गई है। लेखक का मत है कि दुनिया में सदैव दूसरों से कुछ पाने की इच्छा सभी की बनी रहती है, अर्थात इसलिए दुनिया के लोग भिखमंगों से लगते हैं, यानी भीख मांगने वाले जैसों की उनकी आदत हो गई है। वह ऐसे लोगों पर अपना प्यार बिना किसी बाधा और बिना किसी भेदभाव से लुटाता है। कौन? दीवाना। अर्थात सबको अपना प्यार देता है, किंतु उसे इस बात का दुख होता है कि वह स्वतंत्रता प्राप्त नहीं कर सका और इस देश को आज़ाद नहीं करा सका और अंतिम समय तक वो लड़ाई में इस देश का साथ नहीं दे सका, लोगों को स्वतंत्र नहीं करा सका, उनकी जो भावनाएं हैं उनको, विचारों को आज़ाद नहीं करा सका। इसी बात को लेकर वह अपने आप से सवाल करता है और अपने आप को असफल कहता है। उसे इसी असफलता का दुख है और इसीलिए कवि का मन इसलिए निराश है कि वह स्वतंत्रता प्राप्त नहीं कर सका, किंतु वह प्रसन्न है और उसने स्वतंत्रता प्राप्ति का यथाशक्ति प्रयास किया है कि किसी न किसी तरीके से लोगों को आज़ादी मिल जाए। ऐसा संभव प्रयास कवि के द्वारा किया गया है और इसीलिए जो दीवानों की जो टोली है, जो दीवाने जो लोग हैं, उन्होंने भी अपना हर संभव कोशिश इस देश को आज़ाद कराने के लिए किया है। चलिए अभ्यास का आपका अगला क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है, कविता में ऐसी कौन सी बात है जो आपको सबसे अच्छी लगी? ये प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपके लिए समझ के लिए, एक देश के लिए कम से कम उन दीवानों के प्रति तो हमारा कर्तव्य बनता ही है कि हमें उनकी या कोई बात अच्छी लगी तो वो ज़रूर बताएं। मुझे तो सारी बात अच्छी लगी हैं, लेकिन देखते हैं इस क्वेश्चन में कवि ने कौन सी बात को अच्छा ज़्यादा बताया है। कविता में हमें दीवानों की वह बात अच्छी लगी कि जहाँ भी जाते हैं अपने साथ मस्ती भरा वातावरण भी ले जाते हैं और वे सुख दुख दोनों को समान भाव से सहन करते हैं। मानव के जीवन की मस्ती का यही कारण होता है, इसलिए मस्ती के आलम में जीते हुए अपना प्यार लुटाना दुनिया की सबसे अच्छी बात है। यानी कवि ने हमें यही बताने का प्रयास किया है कि जहाँ भी दीवाने गए अपने साथ खुशियों का माहौल उनके साथ कारवां एक प्रकार से चलता है और पूरा आलम उनके साथ मस्ती में झूम उठता है। लेकिन जब वो जाते हैं तब लोग निराश हो जाते हैं। लेकिन जो दीवाने हैं वो अपने साथ समभाव रखते हैं। समभाव का मतलब समान भाव, यानी सुख और दुख की घड़ी में वो अपना कर्तव्य, अपना लक्ष्य है उससे भटकते नहीं हैं, बल्कि लगातार अपनी मंजिल की ओर बढ़ते रहते हैं। तो यही बात यहाँ पे कवि को अच्छी लगी और वही हमें बताने की प्रयास में कवि ने सफलता प्राप्त भी की है। अगला देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। कवि ने दीवाने किसी और क्यों कहा है? बड़ा अच्छा प्रश्न है। तो इसके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो कवि ने दीवाने देश को आज़ाद कराने वाले वीरों को कहा है। कवि ने उन्हें दीवाना इसलिए कहा है क्योंकि इनका प्रमुख लक्ष्य देश को स्वतंत्र कराना था। उन्हें दुनियादारी से कुछ लेना देना नहीं था, वे पूर्ण रूप से देश के लिए समर्पित थे। इसका मतलब यही है कि उनके मन में किसी का प्रति कोई स्वार्थ भावना नहीं थी, अपने काम के प्रति कोई स्वार्थ नहीं था। उनको अपने काम के प्रति, अपने सेवा के बदले, देश प्रेम की भावना के प्रति, देशभक्ति के बदले कुछ नहीं चाहिए, बल्कि एक प्रकार से अपना देश आज़ाद हो जाए, हमारा देश स्वतंत्र हो जाए, विदेशी सत्ता से बाहर निकल करके यहाँ के खुद को लोगों का अपना शासन हो, अपना राजपाट हो, ऐसी उनके मन में इच्छा थी। इसीलिए कवि ने जो दीवाने हैं, देश को आज़ाद कराने लोगों को दीवाना कहा है और इसीलिए दीवाना कहा है कि उनके मन में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं था, वो अपने देश को आज़ाद कराने के लिए मर मिटने को तैयार है। दूसरा प्रश्न है, कवि के अनुसार दीवाने मस्ती में जीवन क्यों बिताते हैं? इसके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, दोबारा इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तीसरा प्रश्न भी हम कर चुके हैं, देश पर बलिदान देने वाले वीर पुरुष सुख दुख को समान भाव से क्यों देखते हैं? ये हमने पिछला जो अभ्यास से संबंधित जो लास्ट प्रश्न था उसमें हम इसका जिक्र किया था। कवि को कौन सी बात अच्छी लगी थी, तो वही क्वेश्चन इसको थोड़ा सा स्टेटमेंट इसकी चेंज करके हमसे पूछा गया है। अगला चौथा क्वेश्चन देखते हैं, वीर पुरुष संसार को क्या और क्यों देना चाहते हैं? तो ये वही बात है। तो वीर पुरुष संसार में अपने जो निजी स्वार्थ है उससे हट करके लोगों को जीने की प्रेरणा देते हैं कि इस संसार में स्वार्थ है उसको छोड़ करके सब लोगों के सुख दुख में हम अपने जो विचार हैं वो साझा करें, सब लोगों के साथ अपनी जो भावनाएं हैं, अपना प्यार है वो प्रकट करें और इस संसार में एक प्रकार से दानी जो व्यक्ति होते हैं उनकी श्रेणी में हमें आना चाहिए, देशभक्ति का हमें परिचय देना चाहिए। तो इस प्रकार की भावना है वो वीर पुरुष की होती है।
लास्ट पर्सन है मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है एग्जाम की दृष्टि से, इसको आपको वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसमें आपको लेना है और एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण पर्सन है ये। लास्ट पर्सन है आज की हमारी इस क्लास का। बस 2 मिनट की बात हो रहा है, थोड़ा सा आपको और सुनना पड़ेगा। दीवानों की हस्ती कविता का मुख्य उद्देश्य क्या है, इसको ऐसे भी समझ सकते हो। इस कविता का मुख्य भाव क्या है, मूल भाव क्या है, मुख्य संदेश क्या है, प्रतिपाद्य क्या है, न जाने कितने अर्थों में इसका उत्तर हम ले सकते हैं। एग्जाम में आपको किसी भी दृष्टि से इसका क्वेश्चन मिल सकता है। तो पहले भी इससे पर्सन बहुत बार आते हैं, यानी कहने का मतलब मेरा यही है कि ऐसे पर्सन हर पाठ पर आधारित होते हैं, हर कविता पर आधारित होते हैं और इस तरह की जो गतिविधि होती है वो पूरे लेसन को आधार बना करके उसका सारांश रूप में दिया जाता है यहाँ पे। तो कहने का मतलब एक प्रकार से दीवानों की हस्ती कविता का सार आपको लिखना है। तो हम लोगों ने इसको अच्छे से बहुत बार पढ़ लिया है, हर प्रश्न में इसका जिक्र आया है। तो पूरी कविता हम लोगों ने पढ़ी है, तो बहुत अच्छे से पूरी कविता को एक तरह सार रूप में आपको इसको लिखना है। तो इसका लक्ष्य क्या था, उद्देश्य क्या था, तो ये आप लोगों को लिखना है इसके अंदर। बहुत ही अच्छी कविता थी, देशभक्ति से ओतप्रोत कविता। तो इसी के साथ हमारी आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों तक हमारे यूट्यूब चैनल का लिंक है वो टारगेट विद के ज़रूर शेयर करें। इसके साथ ही हमारे प्लेलिस्ट में जा करके, यानी जब आप यूट्यूब पे जाओगे तो ऊपर जो सर्च का बॉक्स होता है उसमें जैसे ही आप सर्च करोगे टारगेट विद के तो वहाँ पे आपको हमारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ऊपर होम पेज है, टोटल वीडियो है, उसके बाद आपको प्लेलिस्ट मिलेगी। तो प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको 8th क्लास हिंदी की प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें 8th क्लास की हिंदी से जुड़ी हुई लगभग सभी वीडियो आपको मिलेगी। तो वहाँ जाकर के आपको अपनी इच्छा अनुसार जो भी लेसन आपको पढ़ना हो, चाहे आपको लेसन पढ़ना हो, लेसन के क्वेश्चन आंसर पढ़ने हो या ऑप्शन वाले क्वेश्चन अगर पढ़ने हो तो वो आपको मिल जाएंगे। इसके साथ ही पूरा सिलेबस आपको मिलेगा और जो व्याकरण की वीडियो है वो भी आपको, हमारे जो व्याकरण का जो पार्ट है ये प्लेलिस्ट में हिंदी व्याकरण नाम से प्लेलिस्ट टॉपिक है, वहाँ जाकर के आप हिंदी व्याकरण की वीडियो देख सकते हो। आशा है आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों के साथ इसको ज़रूर साझा करें। थैंक यू, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।